आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में अपन है चैप्टर सेकंड जिसका नाम है विलयन रसायन विज्ञान में वो अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने जो है अणुसंख्यक गुणधर्म अपना टॉपिक चल रहा था जो कि आपका कंप्लीट हो गया था 3 अणुसंख्यक गुणधर्म तक। आज जो अपना है और महत्वपूर्ण जो अणुसंख्यक गुणधर्म है प्रासरण दाब, लेकिन प्रासरण दाब को समझने के लिए पहले प्रासरण समझना होगा और प्रासरण को भी समझने के लिए पहले अपने को समझना होगा कि विसरण क्या होता है। प्रासरण पे भी आएंगे, उससे पहले अपने को समझना है कि विसरण किसे कहते हैं। तो पहले अपन विसरण की परिभाषा समझते हैं। तो वह प्रक्रम यानी कि इस प्रकार की प्रक्रिया या वो प्रोसेस वे प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन होता है, विसरण कहलाता है। यानी कि पहले अपने को यह समझना है कि विसरण किसे कहा जाता है। तो वो प्रोसेस यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र यानी कि उच्च सांद्रता का कोई क्षेत्र होता है, उससे जो उच्च सांद्रता का क्षेत्र है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से जो अणु होते हैं वो किसकी तरफ आए, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ आए। तो इस प्रकार की जो घटना होगी उसे क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। एग्जाम्पल अपन लेते हैं आपकी, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। इस पोटेशियम पर मैग्नेट को अपन किसमें मिलाते हैं, जल में आपका मिला देते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसको अपन क्या मान लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट आपका क्या हो जाएगा, उच्च सांद्रता का क्षेत्र होगा। उच्च सांद्रता का क्षेत्र है पोटेशियम पर मैग्नेट, और जल आपका क्या है, निम्न सांद्रता का क्षेत्र है। निम्न सांद्रता का क्षेत्र यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, ये उच्च सांद्रता का क्षेत्र है, और जल है आपका क्या है, निम्न सांद्रता का क्षेत्र है। तो अपन क्या करते हैं कि एक अपन पात्र लेते हैं, उस पात्र में क्या करते हैं, आपका जो है जल भरा हुआ है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। जल का मतलब कौन सी सांद्रता का क्षेत्र, निम्न सांद्रता का क्षेत्र। जल का मतलब निम्न सांद्रता का क्षेत्र। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन बाहर से क्या मिलाते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4। जैसे ही अपन इस पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि अपन 1 ग्राम ही अगर पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं तो वो क्या हुआ, जैसे ही इस पानी के अंदर या जल के अंदर अपन डालेंगे तो वो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा और पूरे पानी का जो कलर है आपका गुलाबी रंग का आ जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल में भी करके ये देखोगे पोटेशियम पर मैग्नेट। तो क्या हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट के अणु क्या हुआ, निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही अपन पोटेशियम पर मैग्नेट को इस जल के अंदर डालते हैं तो वो चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। फैलने का मतलब क्या है, इसके अणु तो इसके अंदर आए हैं। इसका मतलब विसरण किसे कहा जाता है, वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट से अणुओं का यानी कि इसके जो अणु हैं वो आपके निम्न सांद्रता के क्षेत्र, निम्न सांद्रता का क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, जल, वो उसके अंदर क्या होता है, चारों तरफ आपका समान रूप से वितरित हो जाता है, या इसके अणु हैं वो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट उच्च सांद्रता हो गया और जल आपका क्या हो गया, निम्न सांद्रता। तो इस प्रकार का प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र के जो अणु हैं निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र के अणुओं के अंदर की ओर गमन करते हैं तो वो घटना क्या कहलाती है, विसरण है, वो आपकी कहलाती है। तो ये होगी आपकी विसरण के बारे में। अब अगर विसरण समझ में आता है तो प्रासरण आपका क्या होगा, तो फिर अपन आते हैं नेक्स्ट है आपका प्रासरण। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म प्रासरण दाब होता है, लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ पहले प्रासरण पढ़ेंगे उसके बाद में आएंगे प्रासरण। तो देखो विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का गमन किस ओर होता है, निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन होता है। तो प्रासरण में क्या होगा, यानी कि इसका जस्ट अपन अपोजिट मान सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अपोजिट अपन मान सकते हैं। यानी कि इसमें उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न की ओर है तो प्रासरण में क्या हो जाएगा, निम्न से किसकी ओर हो जाएगा, उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, ठीक है, वो किस प्रकार से होगा, तो उसमें अपन देखते हैं, जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से
वाले विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगमी झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन, जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित हो, तो इस घटना को प्रासरण कहा जाता है। इस घटना को प्रासरण कहा जाता है। तो ये होगी अपनी प्रासरण जो है उसकी परिभाषा। सिर्फ प्रासरण की बात है, प्रासरण दाब की नहीं है। जब निम्न सांद्रता वाला विलयन, यहां पर ध्यान रखना, निम्न सांद्रता वाला क्या दे रखा है, विलयन, लेकिन उस विलयन में से क्यों, विलयन में अपन जानते हैं विलय और विलायक दोनों होते हैं। भाई विलयन में आपका क्या होगा, विलय भी होगा और कौन होगा, विलायक भी होगा। तो जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से, अब विलयन में विलय और विलायक दोनों है, तो विलयन में से सिर्फ अपने को क्या लेना है, विलायक लेना है। और वो विलायक के अणु क्या होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसके बारे में अपना नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो देखो विलयन कैसा लेना है, निम्न सांद्रता वाला विलयन लेना है जिसकी सांद्रता क्या हो, कम हो। ठीक है, तो इस विलयन से विलायक के अणु, यानी कि विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं, अपन क्या लेते हैं, इस विलयन में से क्या लेते हैं, सिर्फ विलायक के अणु। और उन विलायक के अणुओं को किस में से गुजारते हैं, उनमें से किस में से लेकर के अपन प्रवाहित करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। यानी कि इस विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से निकालेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के गुजारेंगे, और गुजार करके कहां प्रवाहित करते हैं, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित कराया जाता है, प्रवाहित कराते हैं। तो जो आपकी घटना उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, परासरण है कहलाती है। यानी कि जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु, विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं, अपने को क्या लेना है, विलायक के अणु किसमें से गुजारते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य का मतलब क्या होता है, ऐसी झिल्ली जिसके अंदर अपन आर पार देख सकते हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य, अब ये अर्ध का मतलब है आधी पारगम्य। अब आधा कैसे होगा, वो अपन जब इसकी अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। तो परासरण क्या हुई, जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस झिल्ली के द्वारा जो है विलायक के अणु हैं निम्न सांद्रता से किस ओर डाले जाते हैं, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल है, अपन यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसके काफी आपके आसान से हैं, जो आप दैनिक जीवन में काफी यूज भी करते हो। अगर मैं बात करूं, जैसे चने होते हैं या छोले होते हैं, अगर अपन उसको पानी में डाल देते हैं, तो पानी में जैसे अपन चने या छोले को पानी में डाल देते हैं और काफी समय तक उसको पड़े रहने देते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि वो चने या जो छोले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके फूल जाते हैं। यानी कि जो आपके चने होते हैं, इन चनों को अगर मैं पानी में डाल देता हूं तो ये जो चने होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अब ये क्यों फूले, इसके फूलने का कारण क्या होता है, परासरण। परासरण क्यों हुआ कि जो चना है वो आपका क्या है, यहाँ पर जो है कैसा क्षेत्र है, उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है। ठीक है, और पानी है वो आपका क्या है, जल है वो आपका कैसा है, निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है। अब देखो क्या होगा, जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से, विलयन का मतलब जलीय विलयन अपन ने ले रखा है। अब वो जलीय विलयन का मतलब आपका जैसे अगर मीठा पानी है तो उसमें आपकी क्या रहेगी, अगर अपन ने लवणीय जल ले लिया, एक अपना नॉर्मल जल हो गया, तो इसका मतलब जल के अंदर है कि अपन क्या करेंगे, इसमें से जल, क्यों जल अपने आप में क्या है, विलायक है, तो विलयन में से सिर्फ क्या आएगा, विलायक का अणु ही रहेगा। अब जैसे मान लो एक, ये तो आपका नॉर्मल जल है, अगर मान लो लवणीय जल हो गया जिसमें नमक डाल दिया, तो नमक क्या हो जाएगा, विलय, और जल आपका क्या हो जाएगा, विलायक। यानी कि ओवरऑल आपका विलयन ही है। तो इस पानी में से क्या होगा, विलायक अणु, यानी कि जल के अणु क्या करेंगे, तो पानी विलायक क्या हो गया, जल क्या है, निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र है।
ठीक है। जल क्या है आपका निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र। अब इसके अंदर मैंने क्या डाल दिए, मान लो ये आपके जो है इस जल के अंदर क्या डाल दिए, चने डाल दिए इस प्रकार से, ठीक है, पात्र में भर करके। इस ये अपना क्या पूरा जल से भरा हुआ है, इस जल के अंदर ये आपके क्या डाल दिए, चने डाल दिए। अब जल कैसा है, निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र, चना कैसा है आपका उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र। अब क्या होगा, ये जो जल है निम्न सांद्रता वाले जल का मतलब यहाँ पर विलायक हो गया, तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी होगी, जो चने के ऊपर जो आवरण रहता है वो आपका क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। यानी कि चने के ऊपर जो ऊपर का आवरण होता है, चने के ऊपर का, वो क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का ही जो है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। तो विलायक के अणु उस अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि चने की ऊपरी सतह को पार करेंगे और किसके अंदर आएंगे, उच्च सांद्रता वाले विलयन के अंदर, यानी कि चने के अंदर वाले भाग में चले जाएंगे। और जैसे अंदर वाले भाग में चले जाएंगे तो वो आपका चना क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसका मतलब चने का फूलना या छोलों का फूलना है किस घटना, किस वैज्ञानिक घटना के कारण ये चीजें होती है, परासरण के कारण ये होती है। अगर किशमिश को अपन डाल देते हैं तो वो भी आपकी क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो वो भी आपके किसके कारण होता है, कि आपका परासरण के कारण। एक जो है अपन अगर इसी जल को, ये तो अपना नॉर्मल जल था, अगर मान लो यही अपन है लवणीय जल ले लेते हैं, लवणीय जल का मतलब अपन ने लवण मिला दिया, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड लवण हो गया। लवणीय जल में अगर मान लो मैंने क्या मिला दिए, इस लवणीय जल में कच्चे आम रख दिए, यानी कि अभी आपका जो है जल कैसा है, लवणीय जल है, यानी कि ओवरऑल अपना विलयन है। विलयन का मतलब निम्न सांद्रता का क्षेत्र, और ये आपके कच्चे आम हो गए, तो कच्चा आम क्या हो गया, उच्च सांद्रता का क्षेत्र हो गया। अब क्या करेंगे, इस लवणीय जल में से किसके अणु जाएंगे, विलायक के अणु। किसके अणु जाएंगे, विलायक के अणु। अब ये विलायक के अणु क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इधर आकर के जो कच्चा आम है, ठीक है, कच्चे आम की जो ऊपरी परत होगी वो क्या होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली, और उसमें से वो जो आपका जल है उस अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि जो कच्चे आम की ऊपरी सतह उसको पार करेगा और पार कर करके कच्चे आम के अंदर जाएगा, और वो जल जो आपका लवणीय जल इसके अंदर जाएगा तो उससे आपका कच्चा आम है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी फूलना, तो क्या था, एक परासरण था, लेकिन ये भी परासरण की घटना है, लेकिन इसमें परासरण कैसा आपका बाह्य परासरण है। ठीक है, अगर अपन नॉर्मल पानी लेते तो ये शायद जो है घटना नहीं हो, लेकिन अपन ने जल कैसा लिया है, लवणीय जल लिया है, तो उसकी वजह से इसका नेचर है वो आपका क्या हो जाएगा, परासरण में आपकी कौन सी घटना उत्पन्न हो जाएगी, बाह्य परासरण की घटना उत्पन्न हो जाएगी, और जो कच्चा आम है वो आपका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। तो इसका मतलब चने या छोलों का फूलना और आपका कच्चे आम का लवणीय जल में कच्चे आम का सिकुड़ना, किशमिश का फूलना या सिकुड़ना, तो वो आपकी कौन सी घटना होती है, परासरण के कारण ही वो ऐसा होता है। यानी कि चने या छोलों का फूलना, कच्चे आम का लवणीय जल में, यानी कि अगर नमक युक्त अपन ने पानी ले लिया, उस नमक युक्त पानी में अपन कच्चे आम यानी कि इसको क्या बोलते हैं वो डालते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। तो उसके सिकुड़ने का कारण क्या होता है, आपका परासरण होता है। परासरण में भी कौन सा परासरण, बाह्य परासरण। तो इस प्रकार की घटना के कारण वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये इसी के साथ में आपका विसरण और परासरण है वो आपका कंप्लीट होता है। क्यों, परासरण दाब समझने के लिए आपको इनकी परिभाषाएं हैं वो समझनी जरूरी है। क्यों, अपना अणुसंख्यक गुणधर्म क्या था, चौथा परासरण दाब था, लेकिन परासरण दाब समझने से भाई अगर मैं सीधा इसको समझा सकता था, जो आपका परासरण दाब है, सीधा अणुसंख्यक गुणधर्म ले लिया और उसको सीधा ही समझा दिया, लेकिन समझा दिया जाता था। लेकिन अगर अपन है पहले इसको पढ़ लेते हैं, विसरण और परासरण को, फिर जो है अपनी जो चीजें हैं वो आपकी और आसान होती जाएगी। तो अब ये जो विसरण और परासरण आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद में जो आपका एक जो है इसके बारे में भी शॉर्ट में अपन जान लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। फिर अपन आते हैं परासरण दाब की घटना पर, यानी कि परासरण दाब क्या होता है उसको अपन जो है समझते हैं। इसको मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन परासरण दाब पे। तो परासरण दाब है वो क्या होता है, या परासरण दाब की घटना किस प्रकार से उत्पन्न होती है उस पे आते हैं। और उससे पहले जो अपन है अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके बारे में भी शॉर्ट में अपन जान लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है, या फिर इस झिल्ली को बनाया जा सकता है, या प्राकृतिक झिल्लियां भी होती है, तो वो अपन उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली में पढ़ेंगे। अगला है अपना अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहा जाता है, तो इसकी परिभाषा पे अपन आते हैं। तो वे जांतव झिल्ली, जांतव का मतलब जंतुओं से जो आपकी निर्मित झिल्ली होती है, तो वे जांतव झिल्ली
जो प्राकृतिक रूप से बनी हो तथा वे जानते हो झिल्ली जो किस रूप से बनी हो, प्राकृतिक रूप से बनी हुई हो तथा अपने में से, यानी कि जो ये झिल्ली है वो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो ये होगी आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण। अब जानते हो झिल्ली का मतलब जंतुओं से जो निर्मित झिल्ली हो, जैसे सुअर है, सुअर की चर्बी से जो आपकी झिल्ली बनाई जाती है, तो वो आपकी सुअर का जो पार्चमेंट होता है उससे जो आपकी बनी है, तो वो आपकी जानते हो झिल्ली, यानी कि जंतुओं की जो चर्बी से निर्मित आपकी जो झिल्ली बनती है, जो आवरण होता है उनकी चर्बी पे, वो आपका जानते हो झिल्ली हो गया। तो जानते हो झिल्ली, तो इस प्रकार की झिल्ली, जैसे अपन जानते हैं एक जो है कोशिका भित्ति, एक कोशिका झिल्ली होती है, तो अपन बात कर रहे हैं जानते हो झिल्ली की बात कर रहे हैं, तो वे जानते हो झिल्ली जो प्राकृतिक रूप से बनी हो, रासायनिक रूप से भी बन सकती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अभी अपन प्राकृतिक रूप से जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो वह जानते हो झिल्ली जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हो, या फिर है जानते हो झिल्ली, तो ऑटोमेटिकली क्या है आपकी प्राकृतिक होगी, यानी कि प्रकृति से प्राप्त हुआ, तथा अपने में से, यानी कि ये जो झिल्ली है अगर अपने में से किसके अणुओं को गुजरने देती है, केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है। क्यों, अपन इस झिल्ली को अगर किसी विलयन के अंदर अगर अपन जो है डालते हैं, या फिर जो है आपका कोई विलयन है उसमें अपन ने जो है अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी या अर्धपारगम्य झिल्ली डाल दी, तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली तब कहलाएगी जब उस विलयन में से केवल किसके अणु गुजर पाते हो, विलायक के अणु ही गुजरते हो, या विलायक के अणुओं को ही ये गुजरने देती है, तो वो आपकी क्या होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। मान लो ये अपने पास में क्या है, पात्र दे रखा है, इस पात्र में अपन ने क्या भर रखा है, जल भर रखा है, इस पात्र में अपना क्या भर रखा है, जल भर रखा है, तो जल तो आपका क्या हो जाएगा, H2O, क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, विलायक हो जाएगा। फिर अपन है इसमें से जो है आपकी क्या डालते हैं, इसमें जो है बाहर से अपन है क्या लगाते हैं, कोई जो है विलयन है इसमें डालते हैं इस पात्र के द्वारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो ये इस प्रकार से है वो आपको मान लो क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का क्या है आपका विलयन है। और ये जो आवरण है इस प्रकार से जो गोलाकार आवरण है, ये आपकी क्या हो जाएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगा। तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली में, यानी कि विलायक है तो विलायक के अणु तो गुजर जाएंगे, क्यों, अगर वो झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कब होगी, जब अपने में से किसके अणुओं को गुजरने देती है, अर्धपारगम्य जो है झिल्ली तब कहलाएगी जो अपने में से विलायक के अणुओं को, यानी कि ये जो अपना पात्र है इस पात्र में जल भरा हुआ है, और ये अपन ने जो है यहाँ पर झिल्ली डाल रखी है, जल भरा हुआ है, तो जल के अणु तो इस झिल्ली में से गुजर जाएंगे, क्यों, जल किसकी भांति कार्य कर रहा है, विलायक। साथ ही अपन ने देखो इधर से अपन क्या लेके आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट का, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन है इस झिल्ली के अंदर भर देते हैं, तो उस कॉपर सल्फेट में से सिर्फ क्या जाएगा, क्यों, कॉपर सल्फेट का विलयन कब बनेगा, जब कॉपर सल्फेट का जो आपकी कॉपर सल्फेट के जो अणु होते हैं, कॉपर सल्फेट जो अपन जो लेके जो अपने पास अवेलेबल होता है कॉपर सल्फेट के अणु चूर्ण के रूप में, उसमें अपन जल डालेंगे तभी वो आपका कॉपर सल्फेट का क्या बनेगा, विलयन बनेगा। अब जैसे ही इस अर्धपारगम्य झिल्ली के पास में वो कॉपर सल्फेट का विलयन आएगा, तो उस कॉपर सल्फेट के विलयन में से सिर्फ क्या गुजरेगा, इस झिल्ली से सिर्फ आपका क्या निकलेगा, उसमें से जल। क्यों, विलयन कब बना, जब अपन कॉपर सल्फेट में क्या डाला, जल डाला, तभी क्या बना, कॉपर सल्फेट का विलयन बना। अब जैसे ही वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से इधर में से आएगा, तो उसमें से कॉपर सल्फेट नहीं निकलेगा, उसमें से कॉपर सल्फेट में से सिर्फ जल है, वो क्या होगा, इस झिल्ली में से निकल करके इस जल के अंदर आकर के मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि वे जानते हो झिल्ली जो अपने में से केवल किसके अणुओं को गुजरने देती है, विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है, विलय के अणु उस झिल्ली जिस झिल्ली में से नहीं निकल पाते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो यही आपका कारण था जो है अपन ने परासरण की घटना होने के लिए, ये आपकी बेसिक कंडीशन होगी, परासरण की घटना के लिए किसकी आवश्यकता होती है,
अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अगर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है तो आपको क्या होगा, वहां पर परासरण की घटना नहीं होती। इसका मतलब है विसरण है वो आपका तो क्या हो जाता है, जो है अपने आप संपन्न हो जाता है। विसरण है कि उसमें किसी अर्धपारगम्य की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परासरण की घटना होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। और अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहा जाता है, कि ऐसी झिल्ली जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हो और अपने में से केवल किसके अणुओं को गुजरने देती है, विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे मेरे पास में ये है आपका, तो देखो जल बर्फ रखा है इसके अंदर, तो जल तो क्या हो जाएगा, विलायक। साथ में कॉपर सल्फेट का विलयन दिया, ये आपकी झिल्ली इसके अंदर पात्र के नीचे इस प्रकार से लटका रखी है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर है, यहां से कॉपर सल्फेट डालता हूं इसमें से, तो ये जो झिल्ली अपने में से कॉपर सल्फेट को तो इधर ही रोक लेगी, लेकिन कॉपर सल्फेट के अंदर जो जल है वो इसमें से निकल जाएगा। क्यों, जल क्या है, विलायक, तो विलायक के अणुओं को जो है ये झिल्ली आपकी गुजरने देती है या जाने देती है, इसके कारण है वो आपकी क्या कहलाएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो ये तो था आपकी प्राकृतिक रूप से बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली। अब झिल्लियां क्या होती है, आपकी कृत्रिम रूप से भी बनी हुई होती है झिल्लियां। तो अगर मैं कृत्रिम रूप से झिल्ली की बात करूं तो देखो कृत्रिम रूप से झिल्ली किससे मिलकर बनती है, तो रासायनिक रूप या कृत्रिम रूप से, रासायनिक रूप से जो आपकी जो है कृत्रिम जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कृत्रिम की बात कर रहा हूं, रासायनिक रूप का मतलब क्या होता है, कृत्रिम रूप से। तो रासायनिक रूप से जो है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली कब बनती है, जब अपन क्या करते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मतलब सूत्र क्या होगा, K4FeCN6। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में, यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, मिश्रित करते हैं, जलीय विलयन है, इसको मिश्रित करते हैं। यानी कि जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, मिश्रित करते हैं, इसके पोटेशियम फेरोसाइन, कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हो जाएगा, CuSO4, इनको आपस में जलीय विलयन में मिश्रित किया जाता है, तो अपने को क्या मिलेगा, आयरन फेरोसाइनाइड मिलेगा। इनको मिलाने से क्या मिलेगा, जो कॉपर आयरन फेरोसाइनाइड मिलेगा। और उस कॉपर जो है आपका आयरन फेरोसाइनाइड जो है, कॉपर आयरन फेरोसाइनाइड के साथ में अपन क्या करते हैं, फिर उसमें जिलेटिन डालते हैं, तो वहां से जो अवक्षेप प्राप्त होगा उस अवक्षेप को अपन क्या करते हैं, सरंध्र युक्त पात्र, ऐसा पात्र जिसमें से रंध्र बनते हैं। रंध्र होते हैं आपके, रंध्र जैसे पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र में से अगर अपन जो है उस पात्र में भरते हैं, उन रंध्रों में अगर अपन है ये जो है इस विलयन को भरते हैं, तो वहां से जो झिल्ली बनती है वो आपकी कैसी होती है, कृत्रिम झिल्ली होती है। कैसे बनी, जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र क्या होगा, K4FeCN6 के साथ में क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के दो अणु ले लिए, 2CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम के का मतलब पोटेशियम, F का मतलब फेरो, CN का मतलब साइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, तो आपका क्या प्राप्त होता है, जो है कॉपर का जो है साइनाइड है, या फिर अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो है कॉपर आयरन है वो साइनाइड आपका प्राप्त होता है, या कॉपर फेरोसाइनाइड बोल देंगे। ये तो आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये पोटेशियम, ये फेरो और साइनाइड, ठीक है, उसके साथ में कॉपर सल्फेट मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ, कॉपर, इसको क्या बोलेंगे फेरो, इसको क्या बोलेंगे साइनाइड। तो क्या प्राप्त हुआ, कॉपर फेरोसाइनाइड का जो है विलयन प्राप्त होता है। और इस कॉपर फेरोसाइनाइड को जो है अपन जिलेटिन युक्त विलयन में लेकर के जाते हैं, तो इसी का जो है क्या प्राप्त होता है, इसी का क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। और उस अवक्षेप को अपन क्या करते हैं, सरंध्र पात्र में भरते हैं, तो आपकी जो है कौन सी झिल्ली निर्मित होती है, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली निर्मित होती है, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। कैसे बनी कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, या रासायनिक रूप से झिल्ली कैसे बनती है, जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को किसके साथ मिश्रित करते हैं, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ मिश्रित करते हैं, क्या बनता है,
कॉपर फेरोसाइनाइड के साथ में क्या करते हैं अपन जिलेटिन मिलाते हैं, तो इस जिलेटिन का क्या प्राप्त होगा, अवक्षेप, जिलेटिन युक्त अवक्षेप प्राप्त होगा। और इस अवक्षेप को अपन क्या करते हैं, सरंध्र पात्र में भरते हैं। तो सरंध्र पात्र में भरने से जो अपने को झिल्ली प्राप्त होती है वो आपकी क्या होगी, कृत्रिम रूप से बनी हुई क्या होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, जो अपने में से कौन से अणुओं को गुजरने देती है, सिर्फ विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, विलेय के अणुओं को गुजरने नहीं देती है। तो ये था आपका अर्धपारगम्य झिल्ली, जो कि अपन ने रासायनिक रूप से प्राप्त हुआ। इसी के साथ में अन्य प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त हो सकता है, तो जनरली जो अपन बहुलक होते हैं, यानी कि जो सामान्यतः बहुलक में भी कौन सा बहुलक, सेलुलोज। तो सेलुलोज भी अपने आप में क्या है, एक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ही क्या करता है, कार्य करता है। सेलुलोज हो गया, या फिर है अपन एसीटेट हो गया। तो एसीटेट भी जो है अर्धपारगम्य झिल्ली, या जो सेलोफोन होता है, ये भी आपका उदाहरण है। तो सेलोफोन भी किसकी तरह कार्य करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। तो रासायनिक रूप से इस प्रकार से बनी, बहुलकों के रूप में सेलुलोज हो गया, एसीटेट का बहुलक सेलोफोन, ये सारे क्या होंगे, अन्य प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली झिल्लियां होगी। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, आपका टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अपन ने देखो क्या पढ़ा, विसरण, प्रासरण, ठीक है, विसरण हो गया, प्रासरण हो गया। विसरण में अपन ने क्या देखा था, विसरण में आपका क्या होता है, जो है अणु है किस प्रकार से जो आपका गमन करते हैं। तो विसरण में अपन क्या देखते हैं, उच्च सांद्रता से किसकी ओर आते हैं, अणु निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, तो वो घटना विसरण। जैसे कि अपना क्या होता है, अपन देखते हैं जो है आपका जल है, उस जल के अंदर अपन पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, तो वो चारों तरफ आपका फैल जाता है। साथ ही अपन क्या देखते हैं, प्रासरण पे आते हैं। तो प्रासरण में अपन क्या देखते हैं कि विसरण का जस्ट उल्टा हो जाएगा, निम्न सांद्रता क्षेत्र से वाला जो विलयन है उसमें से किसके अणु, केवल विलायक के अणु जो है उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं या प्रवाहित होते हैं, तो वो प्रासरण की घटना उत्पन्न होती है। जिसमें अपन ने देखा कि जो कच्चे आम और जो है अपन चने के फूलने वाला कारण देखा, वो प्रासरण के कारण होने वाली घटना थी। उसके बाद में अपन आते हैं कि उसको अपन अर्धपार विलायक के अणु किसमें से निकलते हैं, प्रासरण की घटना कब होगी, उसके लिए अपने को अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी। और अर्धपारगम्य झिल्ली है कृत्रिम रूप से और रासायनिक रूप से, इस प्रकार से अपने जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है वो अपने को प्राप्त होती है। रासायनिक रूप से इस प्रकार से प्राप्त हुई, जिसकी अभिक्रिया आपको दे रखी है। अर्धपारगम्य झिल्ली है प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त होती है, जंतुओं की जो झिल्ली होती है, जैसे कि सुअर होता है, सुअर की जो चर्बी होती है उसको अपन है जानते हो झिल्ली के रूप में, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में काम में ले सकते हैं। या जो पेड़ पौधों में जो सेलुलोज होता है वो भी आपकी किसकी तरह कार्य कर सकता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, अपने में से केवल किसके अणुओं को जाने देता है, विलायक के अणुओं को ही जाने देता है, वो क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो ये जो अपन ने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना था, अपना चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा था, प्रासरण दाब। उस प्रासरण दाब को पढ़ने के लिए ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है। क्यों, अब अपन जब प्रासरण दाब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस प्रासरण दाब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ये चीजें आएंगी, विसरण होगा, प्रासरण कैसे हुआ, अर्धपारगम्य झिल्ली भी टॉपिक जो है वह अपनी परिभाषा में आएगा। तो वहां पर एक वाष्प दाब आएगा, लेकिन वाष्प दाब के बारे में अपन पीछे समझ चुके हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। लेकिन अगर सीधा मैं परिभाषा लिखता तो वहां पर प्रासरण आता, अर्धपारगम्य झिल्ली आती, तो वो सारी चीजें क्या होती है, अगर डायरेक्ट परिभाषा लिखते तो वो चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, अर्धपारगम्य झिल्ली, विसरण और प्रासरण को अच्छे से समझा। अब जो अपना आता है वो आपका जो है अणुसंख्यक गुणधर्म है, चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसका नाम क्या है, प्रासरण दाब। उसको समझने के पहले जो है ये सारी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। प्रासरण दाब के बारे में पूरा विस्तार से और उसके जो आंकिक प्रश्न है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन उसका अध्ययन करेंगे। और तब तक जो है आप ये सारी चीजें हैं उनको रिवाइज करते रहना है, ताकि प्रासरण दाब, क्यों मैंने बताया था प्रासरण दाब है आपका चारों अणुसंख्यक गुणधर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके गैस के नियम भी प्रासरण दाब पर अपन लागू करेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी है, आपके बार बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो अपन है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे प्रासरण दाब के बारे में। धन्यवाद।